नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि पिछली कक्षा तक आप लोगों ने जो पढ़ा था उसमें आपको बताया गया था पदबंध, पदक्रम, ये तमाम प्रकार की चीजों को आपको बताया गया। आज हम लोग पढ़ेंगे एक विशेष वाक्य जिसका नाम है, टॉपिक है वाक्य की गुण। एक टॉपिक का नाम है वाक्य के गुण। यदि आपसे कभी भी आपके पेपर में यदि ऐसा आ जाए कि वाक्य के गुण क्या होते हैं या वाक्य के गुण किसे कहते हैं, तो अगर इस तरह की कहीं भी चीज आपको मिल जाए कि वाक्य का गुण क्या है या वाक्य के गुण किसे कहते हैं, यदि इस प्रकार की चीज आपको मिल जाए उत्तर देने के लिए, तो आपका एक छोटा सा सेंस क्लियर करना होगा जिसका इस वाक्य के गुण के ऊपर, यानी वाक्य के गुण के विषय में एक विद्वान है जिनका नाम है विश्वनाथ। उन्होंने विश्वनाथ जी ने इस वाक्य के गुण पे विशेष चीजों को बताने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि जो वाक्य के गुण होते हैं, तो वाक्य गुण मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये विश्वनाथ जी कहते हैं, या आपके सिलेबस के अनुसार कहते हैं कि वाक्य के जो गुण है, तो वाक्य के गुण कितने होते हैं, उन्होंने 3 बताने का काम किया। देखिए आप समझिए। अब तो यदि आपका प्रश्न ए आए तो आपका उत्तर होगा कि वाक्य के गुण। तो वाक्य के गुण में कहते हैं कि वाक्य के गुण निम्न पाए जाते हैं। वाक्य के निम्न गुण पाए जाते हैं। एक विद्वान है जिनका नाम है विश्वनाथ, जिनका नाम है विश्वनाथ। तो कहते हैं कि वाक्य के जो गुण है, तो वाक्य के जो गुण है मूल रूप से 3 प्रकार के पाए जाते हैं। इस बात को आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं, विश्वनाथ जी कहने का काम करते हैं। विश्वनाथ जी ने कहा कि वाक्य के 3 गुण होते हैं। देखिए, एक है वह जो कहा गया था कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ ने ये, तो वहां उसका कोई मतलब नहीं है। यहां ये चीज कहता है कि जो वाक्य का गुण होता है, तो वाक्य के गुण पे विश्वनाथ जी ने विशेष चर्चा को करते हुए उन्होंने बताने की कोशिश किया। बताया उन्होंने कि वाक्य जो गुण होते हैं, तो वाक्य के मूल रूप से 3 गुण पाए जाते हैं। तो यहां उत्तर होगा कि वाक्य के मूल रूप से 3 गुण पाए जाते हैं। अब आपसे बात आएगी नंबर 1। यदि ये पूछे वाक्य गुण कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा कि वाक्य के जो गुण होते हैं विश्वनाथ के अनुसार 3 प्रकार के हैं। यदि पूछ दे कि कौन कौन से, यदि 1 नंबर में पूछेगा तो कितने हैं, आपका काम हो जाएगा 3 है। यदि पूछ ले 2 नंबर में कि कौन कौन से हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि नंबर 1 में होता है योग्यता, और नंबर में 2 में होता है आकांक्षा, और नंबर 3 में होता है सन्निधि। ये कहता है ये 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। यदि कभी भी आपके सामने इस तरह के प्रश्न उपस्थित हो जाएं कि वाक्य के कितने गुण होते हैं, तो विश्वनाथ के अनुसार आप बताने की कोशिश करिएगा। विश्वनाथ जी ने बताया कि वाक्य के 3 गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 योग्यता, नंबर 2 आकांक्षा, नंबर 3 सन्निधि। ये कहते हैं कि वाक्य के 3 गुण पाए जाने का काम किए जाते हैं। अब एक बात अगर आपसे पूछ दे, वह बात आपसे ये पूछ देने का काम करे कि आखिरकार
जब 3 है तो अगर इन तीनों में से किसी को पूछ देने का काम करे हो कि योग्यता किसको कहने का काम किया जाता है, तो यहां पे थोड़ा सा यदि आपसे वह ये पूछ दे कि आपने बता दिया कि विश्वनाथ जी ने कहा कि वाक्य के 3 गुण पाए जाते हैं, योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि। कितने प्रकार के? 3 हैं। तो वाक्य के कितने गुण हैं? 3 हैं, योग्यता, आकांक्षा और सानिध्य। अब यहां आप समझिएगा कि वाक्य के यदि 3 गुण हैं तो जिसमें नंबर 1 का नाम है योग्यता, तो आप यहां योग्यता को समझिए। यहां आपका नंबर 1 में है योग्यता। आप ये समझिए कि योग्यता किसे कहते हैं, उसने बताने की कोशिश किया है। देखिए, आपका अपना लहजा अलग होगा, मेरा लहजा अलग होगा। जो किताबों में, जो आपके सिलेबस में दे रखा वो क्या कहना चाहता, उसने क्या रखा है, योग्यता से आशय, योग्यता से आशय पदों के अर्थों, पदों के अर्थों के परस्पर संबंध में कोई बाधा नहीं पैदा हो, कोई बाधा नहीं पैदा हो, उसे हम योग्यता कहते हैं। देखिए, सामान्य सी बात है, उसके कि बड़ा घुमा के बोल दिया। आपका सीधा उत्तर होगा कि कहता है योग्यता से आसानी। योग्यता का अर्थ यह है कि अर्थों के परस्पर संबंध में, कहता है जो अर्थ होता है उस अर्थ के जो आपसी संबंध होते हैं उनके संबंध में किसी प्रकार की बाधा, विघ्न या रुकावट पैदा न हो, या उसके कहने का मतलब ये है योग्यता हम उसको कहते हैं जैसे कि कोई सा अर्थ हो तो उसके बाद वाला जो अर्थ है वह पहले वाला अर्थ और बाद वाला अर्थ दोनों का एक निश्चित संबंध होना चाहिए। कहता है दोनों का परस्पर, आगे वाले वाक्य का, पीछे वाले वाक्य का, दोनों वाक्यों का एक परस्पर संबंध होना चाहिए। और यदि आप उस परस्पर संबंध को स्थापित कर ले रहे हैं, यानी उन दोनों वाक्यों के अर्थों को आप परस्पर जोड़ करके, मिला करके, संबंध को स्थापित करके यदि अर्थ को प्रस्तुत कर दे रहे हो, इसको कहते हैं योग्यता। यदि आप नहीं कर पाते हो, यह योग्यता नहीं होगी। उसके कहने का सेंस ये है कि दो वाक्यों के अर्थ को परस्पर मिला दिया जाए और उसके अर्थ को स्पष्ट कर दिया जाए, इसको कहते हैं योग्यता। इसमें मैं एक उदाहरण आपको बाद में बताने की कोशिश करूंगा। अभी आप ये समझिए कि केवल कहता है कि शब्दों के परस्पर अर्थों को मिला दिया जाए, उसको हम योग्यता कहते हैं। यानी ये कहना चाहता है कि जो व्यक्ति शब्दों के अर्थों को परस्पर जोड़ देने का काम करे, मिला देने का काम करे, भाव के अनुसार भावावेश व्यक्त करने का काम करे, जिसे हम क्या कहते हैं, योग्यता। ये होती है योग्यता। यानी चीजों का स्पष्टीकरण करने का जो काम कर दे उसको कहते हैं योग्यता। यदि वह स्पष्टीकरण नहीं कर पाता है तो योग्यता उसके पास नहीं है। आगे कहता है भाव यह होता है, भाव यह है कि सार्थक शब्दों के क्रम में, सार्थक शब्दों की, सार्थक शब्दों के क्रम में रखने पर भी, सार्थक शब्दों के क्रम में रखने पर भी योग्यता नहीं हो रही है तो, रखने पर भी योग्य नहीं हो रहा है, योग्य नहीं हो रहा है तो
उसे योग्यता, उसे योग्य नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। ये देखिए उसने ये कह रखा है, जैसे आपने सुना अन्वय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, शब्दों के अर्थों के मेल को अन्वय कहते हैं। वैसे कहता है कि भाव यह है कि सार्थक शब्दों के क्रम में रखने पर भी कहता है कि जो दो वाक्य हैं उन दोनों वाक्यों को सही क्रम में रखने के बाद भी वह सही चीजों का अर्थ नहीं दे पाते हैं। यानी कहना यह चाहता है कि सही क्रम में रखने के बाद भी सही भाव को नहीं बता पाने का काम करता है, उसको कहते हैं ये निर्योग्य है। यदि सही क्रम में ना भी है और उसको आपने सही क्रम में रख करके अगर भाव का स्पष्टीकरण आपने कर दिया तो समझिए इसको कहते हैं योग्यता। जैसे में मैंने बताया, आपको उदाहरण बताएंगे बाद में। जैसे में कहता है हिरन उड़ता है, ये देखिए उसने कह दिया कि हिरन उड़ता है। दो वाक्य है, क्या इन दोनों वाक्यों का संबंध सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? भाई ये कहना चाहता है कि जो दो वाक्य हैं परस्पर दोनों वाक्यों का संबंध सही होना चाहिए। जो परस्पर दोनों वाक्यों का संबंध सही स्थापित कर लेता हो उसको हम योग्यता कहते हैं, उसे हम योग्य व्यक्ति कहते हैं। और जो परस्पर संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा उसे निर्योग्यता कहते हैं या निर्योग्य व्यक्ति कहते हैं। यहां कहता है, कहना चाहता कि हिरन उड़ता है। आप लोग जरा सोचिए, क्या हिरन उड़ता है? यह कहना चाहता है हिरन उड़ता है, यह कभी नहीं हो सकता है कि हिरन उड़ सकता है। यहां यह होना चाहिए कि हिरन दौड़ता है। यदि देखिए इसमें यह कहना चाहता है, अगर किसी व्यक्ति ने इसको जस का तस पढ़ा दे कि हिरन उड़ता है, इसका मतलब योग्यता नहीं है। यदि उसने बता दे नहीं ये लिखा हुआ भले ही हो कि हिरन उड़ता है लेकिन दुनिया में कभी हिरन उड़ा ही नहीं है। हाँ, तेज दौड़ सकता है, बहुत तेज रफ्तार उसकी हो सकती है, लेकिन हिरन कभी उड़ता नहीं है। इसलिए कहता है यह है योग्यता। भले जो दो वाक्य है दोनों वाक्यों का सही संबंध बताएगा, अर्थों को स्पष्ट करने का काम कराएगा, इसको कहते हैं योग्यता। तो आपने समझा योग्यता किसे कहते हैं? उसके कहने का सामान्य सही अर्थ होगा योग्यता हम उसे कहते हैं कि योग्य चीजों का सही संबंध वो कर दे। जो चीजें हैं उनका यदि सही संबंध स्थापित करने का काम करें उसे हम क्या कहते हैं? योग्यता कहते हैं। दूसरा कहता है आकांक्षा। दूसरा कहता है आकांक्षा। आकांक्षा क्या होता है? देखिए वह कहता है, वो कहते हैं ना कि इनकी बड़ी इच्छा है, हमारी आकांक्षा है। ये चीजें आप सुने होंगे नहीं सर? अगर आपका ये बात किसी किसी का नाम में होता है आकांक्षा। यह कहता है पदों के परस्पर संबंध होने को ही आकांक्षा कहते हैं। कहता है पदों का परस्पर संबंध होने को ही आकांक्षा कहते हैं। कहता है कि जो पद है उन पदों का यदि सही संबंध है और सही संबंध देने के बाद उसकी सही अन्वय से उसके सही अर्थ को बता दे, इसको हम आकांक्षा कहते हैं ना। आपसे बड़ी आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब होता है उम्मीद, जिससे मैंने उम्मीद किया हुआ है। अगर वह सही अर्थों को परस्पर दो शब्दों के संबंध को स्थापित करके और अन्वय करके उसके अर्थ को यदि बता दे, ये मेरी क्या है? आकांक्षा है। ये मेरी, इसको कहते हैं आकांक्षा। यानी हम आपसे जानने की इच्छुक हैं और आपने क्या किया? मेरी इच्छाओं को आप परिपूर्ण करने का काम किए, इसको कहा जाता है आकांक्षा। दूसरी बात वह कहता है, उसने क्या रहता है? श्रोता की जिज्ञासा को, श्रोता की
जिज्ञासा को, श्रोता की जिज्ञासा को श्रोता की जिज्ञासा को शांत करना, श्रोता की जिज्ञासा को शांत करना आकांक्षा कहलाता है। देखिए, इसने कह रखा है कि जब व्यक्ति, वक्ता यदि श्रोता जिसको जानना चाहता है, यदि उसकी आकांक्षा को, उसकी जिज्ञासा को अपने वक्तव्य के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने अर्थों के द्वारा यदि उसको शांत कर दे, यानी कहने का मतलब ये, जब वो बात सही बताएंगे, वक्ता जो सही बात अगर बोलते हैं, तो जो श्रोता है अगर उसको सही बात स्पष्टीकरण हो रहा है तो उसकी आकांक्षा शांत हो गई। इसको कहते हैं आकांक्षा। उसने यही कहना चाहता है कि श्रोता यदि, ये वक्ता यदि श्रोता के जिज्ञासा को सुचारू रूप से शांत करने का काम करे, जिसे हम क्या कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं। उसके कहने का सेंस यही है, यदि कोई वक्ता हो और उनकी बातों को भी श्रोता लोग सुन रहे हो, तो जिस टॉपिक पे, जिस विषय पे बोल रहे हो, यदि उस विषय से उनको संतुष्ट कर दे और उनके विषय के, उस विषय पे श्रोता संतुष्ट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं। श्रोता जो जानना चाहता था, उसकी जो जिज्ञासा है, उसको श्रोता ने, ये वक्ता ने शांत करने का काम। जैसे मैं आपके सामने एक वक्ता हूं और आप मेरे सामने क्या हो, श्रोता हो। यदि मैं आपके अंदर, अरे आपके अंदर क्या होगा कि आखिरकार आकांक्षा तो भाई बहुत बार हमने सुना है, आकांक्षा किसी किसी का नाम भी होता है। कहना क्या चाहता है कि आकांक्षा क्या है, यदि आप जिस चीज की उम्मीद लगा के हमसे बैठे हो, जिस इच्छा को आप हमसे लगा के बैठे हो, यदि उस इच्छा को मैं आपको शांत न कर पाया, तो समझ लो मेरे अंदर आकांक्षा नहीं। आकांक्षा वो है, आप अच्छे वक्ता तब होंगे कि सामने वाले की जिज्ञासा को शांत कर दें। यदि मेरे द्वारा बताए गए योग्यता से आप संतुष्ट हो, मेरे द्वारा बताए गए आकांक्षा से आप संतुष्ट हो, यह क्या है, यही तो आकांक्षा है। आकांक्षा का मतलब मेरी चाहत है कि आप उसे बताइए और हम उससे संतुष्ट हो जाने का काम करें, इसको कहते हैं आकांक्षा। और अगला है, आपने दो को समझा, योग्यता को आपने जाना और आकांक्षा को जाना। अब अगला है, आप समझिए, यह है सन्निधि। ये क्या है, नंबर 3 है। ये कहता है इसमें ये कहना चाहता है, ये वाक्य के द्वारा, वाक्य के द्वारा, वाक्य के द्वारा शब्दों और उनके अर्थों और उनके अर्थों के बिना व्यवधान की उपस्थिति, बिना व्यवधान की उपस्थिति, ये देखिए, ये कहना चाहता है सन्निधि क्या कहते हैं, सानिध्य जिसको कहा जाता है। कहता है कि वाक्य के द्वारा शब्दों और उसके अर्थों के बिना, कहता है कि वाक्य के द्वारा, वाक्यों से, वाक्यों के द्वारा और उनके अर्थों के बिना, वाक्य के द्वारा उनके अर्थों के बिना व्यवधान की उपस्थिति। उसके कहने का मतलब यही है, कहता है कि जो सानिध्य है, व्यवधान उपस्थित नहीं होना चाहिए। शब्दों और अर्थों में यदि व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसे हम सानिध्य कहने का काम करते हैं और सन्निधि कहने का काम किया जाता है। उसके कहने का मतलब यह है कि जिस शब्द को आप बोल रहे हो और जो उसके अर्थ हैं, अगर उन लोगों में सही सामंजस्य है,
शब्दों और अर्थों के बीच में किसी प्रकार का भी व्यवधान नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, सानिध्य कहते हैं। यानी शब्द और अर्थ में किसी भी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न करना ही, नहीं उत्पन्न होना ही सानिध्य कहलाने का काम करता है। तो ये आपने पढ़ा वाक्य के गुण। तो वाक्य के कितने गुण थे? 3 गुण थे, योग्यता, आकांक्षा और सानिध्य। किसके अनुसार था? विश्वनाथ के अनुसार था। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार या वाक्य के भेद। एक नई टॉपिक है, वाक्य के प्रकार या वाक्य के भेद। एक टॉपिक है कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और वाक्य के भेद कितने होने का काम किए हुए हैं। तो इसमें यह कहना चाहता है, यदि ये आपका प्रश्न है तो आपका उत्तर होगा वाक्यों का वर्गीकरण के आधार पर, वाक्यों के वर्गीकरण के आधार, वाक्यों के वर्गीकरण के आधार पर वाक्य 3 आधारों पर कहता है, वाक्य 3 आधारों पर वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाए। वाक्य का जो वर्गीकरण है 3 आधारों पर किया जाता है। उसने ये कहना चाहता है ना कि जो वाक्य के प्रकार हैं या जो वाक्य का वर्गीकरण होता है, इसको 3 आधारों पे करने का काम, यानी वाक्य का जो वर्गीकरण है उसके 3 आधार हैं, या वाक्य के वर्गीकरण के जो भेद हैं इसके 3 आधार हैं। कहता है कि वाक्य के 3 आधार कौन कौन से होंगे। तो नंबर 1 कहता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। और नंबर 2 है अर्थ या भाव के आधार पर, अर्थ या भाव के आधार पर। और नंबर 3 होगा वाच्य के आधार पर, वाच्य के आधार पर। ये देखिए यहां एक चीज आपको बता रखा उसने ये कह रखा है कि जो वाक्य के प्रकार या वाक्य के जो भेद है, तो वाक्य के प्रकार या वाक्य के भेद कितने प्रकार से किया गया है या वाक्य का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो इसको जानने के लिए उसने कह रखा है कि जो वाक्य का वर्गीकरण किया गया है, तो वाक्य का वर्गीकरण जो है वह 3 आधार पर करने का काम किया गया है। यानी वाक्यों का जो वर्गीकरण है, यह वाक्य का वर्गीकरण 3 आधारों पर करने का काम किया जाता है। नंबर 1 है रचना के आधार पर, नंबर 2 है अर्थ या भाव के आधार पर, नंबर 3 है वाच्य के आधार पर। 3 है। तो यहां आप समझिए रचना के आधार पर भेद, रचना के आधार पर यह कहता है, उसने बताया कि वाक्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, रचना के आधार पर, अर्थ और भाव के आधार पर तथा वाच्य के आधार पर। तो वाच्य के आधार का मतलब यह होता है जो कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य वो कहता है। तो पहले इसको समझिए। नंबर 1 में रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका उत्तर होगा कि रचना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटने का काम किया गया है। नंबर 1 है सरल वाक्य, सरल वाक्य। नंबर 2 होगा मिश्रित वाक्य,
नंबर 2 है मिश्रित वाक्य और नंबर 3 होगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ये देखिए एक चीज आपने यहां समझ लिया, उसने साफ शब्दों में कह रखा है कि शब्दों का जो वर्गीकरण है या वाक्यों का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 रचना के आधार पे, नंबर 2 अर्थ और भाव के आधार पर, नंबर 3 वाच्य के आधार पर। तो मैंने आपको एक चीज बताया कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो रचना के आधार पर कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्रित वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य। 2 वाक्य जहां जुड़े होते हैं उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं, जहां कई वाक्य मिले होते हैं उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं, जहां पे कोई भी वाक्य मिला हुआ नहीं रहता है, केवल सिंगल पर्सन रहने का काम करता है, उसको कहते हैं सरल वाक्य कहने का काम किया जाता है। और दूसरा आपका है अर्थ के आधार पर। दूसरा है यहां पे, इसको हम मिटा लेते हैं और यहां पे आप कर लीजिए और यहां पे करिए दूसरा अर्थ के आधार पे, अर्थ या भाव के आधार कहता है, अर्थ या भाव के आधार पर। तो उसने कह रखा है अर्थ या भाव के आधार पर इसको कई भागों में बांटने का काम किया गया है। अर्थ और भाव के आधार पर इसको कई भागों में बांटने का काम किया गया है। नंबर 1 कहता है विधि सूचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य नंबर 1। नंबर 2 कहता है निषेध सूचक वाक्य, निषेध सूचक वाक्य। और नंबर 3 कहता है आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। और नंबर 4 कहता है प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। और अंतिम नंबर 5वां कहता है विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। ये देखिए ये कहता है, पहला उसने कहा कि वाक्य के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, तो वाक्य के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया था। रचना के आधार पर, अर्थ या भाव के आधार पर, वाच्य के आधार पर। तो आपने पहला पढ़ा यहां पे रचना के आधार पर कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। दूसरा था अर्थ या भाव के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 विधि सूचक वाक्य, निषेध सूचक वाक्य। जी देखिए ये हो जाता कभी कभी गलत। ये कहता है निषेध सूचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य और विस्मय सूचक वाक्य। तो इसमें आप समझ लीजिए कि विधि सूचक वाक्य का क्या मतलब कहना चाहता है। वह कहता जिस वाक्य में कार्य के करने या होने का बोध होता हो उसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं। निषेध सूचक, इसमें काम को न करने की सूचना आपको मिलेगी, इसमें काम को नहीं करने का संदेश मिलेगा, इसको कहते हैं निषेध सूचक। अगला कहता है आज्ञा सूचक, इसमें आपको कार्य को करने की आज्ञा मिलेगी, यह होता है आज्ञा सूचक। प्रश्न सूचक, क्या काम हुआ, जो प्रश्नवाचक नहीं लगाते हैं, क्या काम हुआ, हुआ है, हो गया, क्या हुआ, यह होता है प्रश्न सूचक वाक्य। और अंतिम कहता विस्मय सूचक, अरे कैसे, क्या, तो इस तरह के क्या है ये विस्मय। तो ये कहता है अर्थ या भाव के आधार पर इन शब्दों को 5 भागों में बांटा गया, रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, और अंतिम जो तीसरा है यह है वाच्य के आधार पे। नंबर 3 है
वाच्य के आधार पे। तो उसको भी इसने कह रखा है कि वाच्य के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर एक कहता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। नंबर 2 कहता है कर्मवाच्य और नंबर 3 कहता है भाववाच्य। तो ये आपका रहा वाक्य के भेद। आपने समझा कि वाक्य के भेद किसे कहने का काम किया जाता है। यहां पे इतनी थोड़ी सी लंबी टॉपिक हुई है, लेकिन ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। इसलिए हमें लगा कि कहीं इस चीज को बताना आवश्यक है, इसलिए हमने आपको बताने की भरपूर कोशिश करने का काम किया। कभी भी अगर ऐसा आपको मिल जाए कि वाक्य के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, वाक्य के आधार पर वर्गीकरण, तो वाक्य के आधार पे वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, तो आपका उत्तर होगा 3 आधार पर। पूछ लेगा कौन कौन, रचना के आधार पर, भाव या अर्थ के आधार पर, और तीसरा है वाच्य के आधार पे। ये हो गया। रचना के आधार में पूछ दिया कि रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। 3 चीज हो गया। अगला कहा अर्थ और भाव के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो अर्थ और भाव के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, विधि सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक। ये हो गया। और अंतिम और अगला कहता है, ये उसने जो कह रखा था कि वाच्य के आधार, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य के आधार पे वाक्य का वर्गीकरण 3 प्रकार से करने का काम किया गया है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब यहां समझ लिए कर्तृवाच्य, जहां पे कर्ता का सीधा सीधा संबंध काम से होगा वहां पे कर्तृवाच्य होगा, जहां पे उसके कर्म से सीधा उसका संबंध होगा वहां पे कर्मवाच्य होगा, और जहां पे भाव से संबंध होगा उसको कहते हैं भाववाच्य। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।